नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में बहुत कुछ चल रहा है। प्रशांत किशोर ने अभी एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट उन्होंने किया नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद। क्यों हुई मुलाकात? प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? क्या वो फिर नीतीश कुमार के साथ जाने वाले हैं या उनकी योजना कुछ और है? इन सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका ट्वीट। तेरी सहायता से तो जय मैं अनायास पा जाऊंगा, लेकिन आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। ये रश्मि रथी से ली गई है। ये रश्मि रथी कविता है रामधारी सिंह दिनकर की। इसमें महाभारत के प्रसंगों पर जो है ये लिखा है। उसमें आपने आशुतोष राणा का सुना होगा, जब भगवान कृष्ण जो है संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाते हैं, तब का जिक्र है। और ये लेकिन ये प्रसंग जो है, ये जो कविता का अंश है, उस समय का है जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध चल रहा था। बड़ा भीषण युद्ध चल रहा था। कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ पता नहीं था। तब अश्वसेन नाम का सर्प पहुंचा कर्ण के पास। कहा कि अगर अर्जुन को हराना है, अपने धनुष पर बाण की बजाय मुझे रख कर मारो, मैं अर्जुन को मार दूंगा। तब कर्ण ने कहा कि तुम्हारी सहायता से मैं विजय तो पा जाऊंगा, लेकिन आने वाली नस्लों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि कर्ण ने कैसा धत्कर्म किया, कैसा निकृष्ट काम किया, अपने सामने के योद्धा को मारने के लिए छल का सहारा लिया। अब लौट आइए वर्तमान संदर्भ में। तो प्रशांत किशोर, देखिए, बिहार में जितने लोग भी पढ़े लिखे हैं और थोड़ी सी भी साहित्य में रुचि है, तो दिनकर ज़्यादातर लोगों को कंठस्थ हैं। और दिनकर जो है वो ऐसे कवि हैं जिनका आयाम बहुत है। वो प्रेम के भी कवि हैं, श्रृंगार रस के भी कवि हैं, वो वीर रस के भी कवि हैं। उनकी जो डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है वो सबको आकर्षित करते हैं। हर तरह के जो विषय से प्रेरित लोग हों या जिनकी रुचि हो, उन सबको आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ चर्चा रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। यहाँ चर्चा हो रही प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से मिलने गए, ये सही बात है, ये दोनों ने स्वीकार भी कर लिया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि उनकी ये मुलाकात उन दोनों के जो मित्र हैं पवन वर्मा, उनके कहने पर पवन वर्मा अनुरोध करने गए थे प्रशांत किशोर से कि एक बार नीतीश कुमार से मिल लीजिए। तो नीतीश कुमार से और प्रशांत किशोर की मुलाकात तो हो गई, लेकिन कोई बात बनी ऐसा लगता नहीं। अगर बात बनने की ज़रा भी संभावना होती तो प्रशांत किशोर इस कविता को, दिनकर की इस कविता को उद्धृत करते हुए वो ट्वीट नहीं करते। इस आधार पर कह रहा हूँ कि पवन वर्मा से बड़े अच्छे संबंध हैं प्रशांत किशोर के। और पवन वर्मा ऐसे पॉलिटिशियंस में हैं जो हर समय ठिकाना खोजते रहते हैं और उनको थोड़ा जहाँ ठिकाना हिलता हुआ दिखता है वहाँ से निकल लेते हैं। कभी जेडीयू के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे, फिर ममता बनर्जी के साथ हो गए, फिर वहाँ से अब फिर नीतीश कुमार के ठिकाने की ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो उनकी बात छोड़ दीजिए, वो उनका प्रसंग अलग है। प्रशांत किशोर ने जो बात कही, ये नीतीश कुमार का अपमान इससे ज़्यादा कोई हो नहीं सकता है। एक तो कहा कि भाई मुझे अगर कोई कामयाबी, इसको अब कर्ण और अर्जुन से हटा कर देखिए, ये इसमें मत खोजिए कि कौन अर्जुन है कौन कर्ण है। इसके संदर्भ को देखिए, इसकी भावना को समझिए कि प्रशांत किशोर इसके जरिए ये कह रहे हैं कि आपकी मदद से मुझे अगर कामयाबी मिल गई तो मैं दुनिया को क्या मुँह दिखाऊँगा। यानी मैं जितनी दूर चला आया हूँ, जितना आपके खिलाफ बोल चुका हूँ, उसके बाद आपके साथ कैसे आ सकता हूँ। इसका क्या मतलब है? नीतीश कुमार की गरज है, ज़रूरत है। उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना है तो उनको एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए, एक रणनीतिकार चाहिए। और वो जानते हैं, जिन लोगों को जानते हैं उनमें प्रशांत किशोर ही सबसे बेहतर है, या बल्कि कहें कि उनके अलावा शायद वो किसी को और को जानते भी ना हो। तो इसलिए देखिए, नीतीश कुमार को आप समझिए कि कैसे समय आने पर, जो कहावत है ना कि मौका पड़ने पर गधे को भी बाप बनाने को तैयार, नीतीश कुमार उस तरह के व्यक्ति हैं। जब जैसा मौका हो उनका, उस हिसाब से वो व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं।
आज आप उनके बहुत करीबी हों, आसपास के लोगों को देखकर लगेगा कि इनसे करीब तो कोई है ही नहीं। कल आप दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिए जाएंगे और आपको नीतीश कुमार पलटकर आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो ये नीतीश कुमार का तरीका है यूज़ एंड थ्रो का। वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को जब तक उनका भला होता रहे। जब केवल ये पूरा जो ट्रैफिक है वो वन वे ट्रैफिक है, केवल उनका भला होना चाहिए। आपका क्या होता है, आपका उसमें भला हो जाए तो अलग बात है, लेकिन आपके भले के इरादे से ऐसा नहीं किया जा रहा है। आपको अगर वो बढ़ा रहे हैं, आपको अगर वो महत्व दे रहे हैं, आपको अगर वो पद दे रहे हैं, आपकी अगर वो प्रशंसा कर रहे हैं, तो उसमें उनका कोई स्वार्थ छिपा हुआ है। किसी अपने बड़े स्वार्थ के लिए आपको बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तो जो उनके आसपास के लोग हैं उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि नीतीश कुमार किसी के सगे नहीं है और न कभी हुए न हो सकते हैं। जो व्यक्ति जॉर्ज फर्नांडिस का सगा नहीं हुआ, जो व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी का सगा नहीं हुआ, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का सगा नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी का ऐसा अपमान किया नीतीश कुमार ने, इसके बावजूद सिर्फ एक कारण से नीतीश कुमार को फिर वापस लिया। सब अपमान भूलकर नरेंद्र मोदी ने कि नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, परिवारवाद उन्होंने नहीं किया, इसलिए ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति में मदद करनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार के मन में ये सब नहीं था। भलाई का बदला भलाई, ये सिद्धांत नीतीश कुमार का नहीं है। भलाई का बदला मेरी भलाई, और भलाई का बदला मेरी और ज़्यादा भलाई कहाँ कब कितनी है इस पर निर्भर करता है। और उनको पाला बदलने में आपको पता है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं, कोई संकोच नहीं होता है। लेकिन मैं दूसरी बात कहने जा रहा हूँ। आज मैं नीतीश कुमार की बात नहीं कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या जतन कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ कि आप बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र डालिए। सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जो बाहर बोला कि मैं चोरों का सरदार हूँ, और सोचिए ये वो व्यक्ति है जिनके खिलाफ फूड एंड सिविल सप्लाईज घोटाले में मुकदमा चल रहा, आरोपी हैं, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं हुई कि लालू यादव से कह दें कि इनको मंत्री नहीं बनाएंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं क्योंकि इस विभाग में सब चोर हैं। नीतीश कुमार ने इसका पता लगाने की बजाय कि वो जो कह रहे हैं वो सच है गलत है, क्या शिकायत है लोगों की, किसानों की समस्या क्या है, ये सब नहीं कहा। उनको एतराज़ ये था कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और जब कैबिनेट की मीटिंग में कैबिनेट एजेंडा के बाद उन्होंने ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सही बोला और यही बोलूँगा। तो नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ भी बोल सके सुधाकर सिंह को। और सुधाकर सिंह के बारे में एक बात और जान लीजिए, अगर आप बिहार की राजनीति नहीं जानते, सुधाकर सिंह बेटे हैं जगदानंद सिंह के, जो राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के अध्यक्ष हैं, लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। तो नीतीश कुमार ने क्या किया फिर? नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को फ़ोन किया, उनसे रोए कि अगर मंत्री इस तरह से हमारा अपमान करेंगे, सार्वजनिक रूप से अपमान करेंगे, तो कैसे काम होगा। तो लालू यादव तो ऐसे हैं जो चारा डालते रहते हैं। वो जो है पतंग को पहले ढील देते रहते हैं, मछली को चारा डालते रहते हैं, एक बार में खींचते हैं, या पतंग को ढील देते देते एक बार काटते हैं। तो ढील देने का क्रम अभी चल रहा है। तो उन्होंने सुधाकर सिंह को बुला के कहा कि ये बात ठीक नहीं है और भावुक होकर राजनीति नहीं की जाती, और उनसे कहा कि अपने पिताजी से भी मिल लीजिए। अब वो मिले, लालू प्रसाद यादव ने जो कहा और अपने पिता से मिले, उन्होंने जो कहा होगा, वो क्या कहा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसके बाद सुधाकर सिंह के रवैये में कोई बदलाव आया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। तो याद कीजिए, पिछली जो महागठबंधन की 2015 में सरकार बनी थी, उसमें नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले आरजेडी से रघुवंश प्रसाद सिंह थे। रघुवंश बाबू का व्यक्तित्व ऐसा था कि सब लोग मानते थे कि वो किसी की सुनते नहीं हैं। लालू प्रसाद यादव की भी एक सीमा के बाद वो सुनते नहीं हैं, उनको जो ठीक लगता है बोलते हैं। तो इसलिए ये मानकर कि इसके पीछे जो है आरजेडी नहीं है, लालू प्रसाद यादव नहीं है, या उनका परिवार नहीं है, या उनकी पार्टी की सोच नहीं है, उसको इग्नोर
करते रहे नीतीश कुमार जब तक संभव था। लेकिन इस बार मामला अलग है। पिछली बार ये ठीक है कि डिप्टी सीएम पहली बार बने थे तेजस्वी यादव, इसी से संतुष्ट थे लालू प्रसाद यादव। उनको ये था कि 5 साल ये सरकार चलेगी, डिप्टी सीएम रहते हुए तेजस्वी को प्रशासनिक अनुभव मिलेगा, नीतीश कुमार के अंडर में काम करने का उनको सीखने का मौका मिलेगा, तो उनको राजनीतिक रूप से और प्रशासनिक रूप से ज़्यादा परिपक्व होंगे। लेकिन इस बार लालू प्रसाद यादव इस तरह की किसी योजना पर काम नहीं कर रहे। इस बार लालू प्रसाद यादव का एकमात्र लक्ष्य है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। तो अब मेरा सवाल है प्रशांत किशोर को लेकर, क्या प्रशांत किशोर आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से? आप देखिए, जब से उनका अभियान शुरू हुआ है उनका सारा हमला नीतीश कुमार पर है, न तो बीजेपी पर है और न आरजेडी पर है। जंगल राज की बात करते हुए विकास कुछ नहीं हुआ, इसकी बात करते हुए वो जिक्र 30 साल का ज़रूर करते हैं कि 30 साल में कुछ नहीं हुआ, तो उसमें आरजेडी का शासन भी आ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमला नीतीश कुमार पर, 17 साल से मुख्यमंत्री हैं। जब उन्होंने 10 लाख रोज़गार देने की बात कही तो उन्होंने कहा 17 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आपको अगर ये लगा कि 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया जा सकता है और अगर आप दे दें तो मैं आपको भगवान मान लूँगा। तो प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं, अब वो मुझे ये मालूम नहीं है कि उनकी कोई बातचीत लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी से हुई है या नहीं, लेकिन अगर वो राजनीतिक दृष्टि से सोच रहे हैं तो भविष्य की राजनीति आरजेडी या तेजस्वी यादव के साथ हो सकती है, नीतीश कुमार के साथ नहीं। बिहार में नीतीश कुमार बिहार का राजनीतिक भविष्य नहीं है, वो अतीत है और वर्तमान कब तक रहेगा इसका कुछ पता नहीं है। तो प्रशांत किशोर जो कुछ कर रहे हैं उसका राजनीतिक फ़ायदा तेजस्वी यादव को फिलहाल मिलने वाला है। बीजेपी उठा सकी, अगर ऐसी क्षमता दिखा सकी तो बीजेपी को भी मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास इस समय अपोजिशन का पूरा स्पेस है, वो पूरा मैदान जो है विपक्षी खेमे का वो खाली है, बीजेपी के लिए खुला मैदान है। लेकिन सवाल ये है कि उसके पास ऐसे नेता हैं क्या, ऐसा संगठन है क्या जो इसका फ़ायदा उठा सके, तो वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल का जो गणित है ये आप देखते रहिए, आने वाले दिनों में ये जंगल राज की घटनाएं जो बेगूसराय में हुआ है, जिस तरह से 2 लोग गोली बरसाते हुए गए, ये दृश्य आपको आने वाले दिनों में और दिखाई देंगे। और नीतीश कुमार पर आरजेडी की ओर से, उनके मंत्रियों की ओर से, पार्टी के नेताओं की ओर से हमले और ज़्यादा दिखाई देंगे। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था तो बीजेपी का एक नेता कुछ भी बोले तो तुरंत जो है जेडीयू के लोग रिएक्ट करते थे। इस समय आप देखिए जेडीयू के लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। ललन सिंह के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, कोई बयान नहीं निकल रहा है। सुधाकर सिंह पर एक शब्द नहीं बोले हैं ललन सिंह। तो इस समय इन लोगों के मुंह पर ताला लगा हुआ है। इनको मालूम है कि अगर बोला तो आरजेडी वाले दौड़ा कर मारेंगे, क्योंकि वो बीजेपी के नेताओं की तरह, राज्य के नेताओं की तरह नहीं है कि अपमान होगा बर्दाश्त कर लेंगे, मार खाने की नौबत आएगी मार खा लेंगे। सरकार में रहते हुए डिप्टी सीएम के घर पर हमला हो और बीजेपी कुछ न करे, ये हो सकता है बीजेपी के साथ। लेकिन आरजेडी पर हमले की बात भी हो जाए तो नीतीश कुमार को वो दिन देखना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो इसलिए ये जो आरजेडी जेडीयू का संबंध है वो बीजेपी और जेडीयू के संबंध की तरह नहीं चलने वाला है। तो नीतीश कुमार को आटे दाल का भाव आने वाले दिनों में पता चलने वाला है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या प्रशांत किशोर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव के लिए वो मैदान साफ कर रहे हैं? क्योंकि लगातार सरकार पर हमला हो रहा है और प्रशांत किशोर कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है कि उन पदयात्रा करेंगे, 3,500 किलोमीटर की पूरा बिहार घूमेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि पार्टी बनाए कि नहीं बनाए। लेकिन तेजस्वी यादव की तो पार्टी है, उनकी पार्टी सरकार में है, फिर भी सरकार पर हमलावर है। सुधाकर सिंह की ही बात करें तो वो कह रहे हैं कि सरकार भले बदल गई है लेकिन कामकाज का रवैया तो नहीं बदला है। ये किस पर है टिप्पणी? सीधे सीधे नीतीश कुमार पर टिप्पणी है।
तो प्रशांत किशोर जो खेल कर रहे हैं उससे चाणक्य की याद आती है। घनानंद के वंश का समूल नाश करने के लिए जो चाणक्य ने किया और उसके बाद चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक, तो क्या तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के चंद्रगुप्त होंगे या हैं? मैं कोई चाणक्य से तुलना प्रशांत किशोर की नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़ी हस्ती थे, उनसे प्रशांत किशोर की तुलना नहीं हो सकती, न तेजस्वी की चंद्रगुप्त से तुलना हो सकती है। लेकिन इतिहास अपने को कभी कभी किसी न किसी रूप में दोहराता है। ये मेरी बात जो है, हो सकता है कि इसमें कोई इस आधार ना हो, लेकिन जो घटनाएं आसपास घट रही हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ तो हैं प्रशांत किशोर, लेकिन आरजेडी के खिलाफ नज़र नहीं आते, और ये अनायास नहीं हो सकता। इसके पीछे ज़रूर कोई सोच, कोई रणनीति है। क्या है, आने वाले दिनों में और खुलेगी बात तो पता चलेगा। लेकिन इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।